आज़ाद बुल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे इसराइल में सिलसिलेवार कार बम धमाके, तेल अवीव और जाफा में कई लोगों के मारे जाने की खबर। सऊदी अरब में बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा, अरामको का हेलीकॉप्टर गिरने से दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की मौत। अरब मुल्कों के साथ नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाना चाहता है ईरान, अमेरिका को बाहर करने के लिए रख दिया बड़ा प्लान। लेबनान पर ईरान ने खींच दी रेड लाइन, इसराइली फौज की वापसी के टाइम टेबल पर अमेरिका से पूछ डाला सख्त सवाल। और मुश्तबा खामनेई खटखटाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाज़ा, अमेरिका इसराइल के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेगा ईरान। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। शुरुआत करते हैं इस शो की। इसराइल में 28 जून को हुए सिलसिलेवार धमाकों ने पूरे इलाके में खौफ फैला दिया है। तेल अवीव के करीब अलग अलग जगहों पर गाड़ियों में हुए धमाकों में कई लोगों की मौत की खबर सामने आई। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना ने दावा किया है कि तेल अवीव और होलोन में 2 अलग अलग गाड़ियों में धमाके हुए, जिनमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। इरना के मुताबिक इसराइली अखबार येदियोत एनोट ने भी इन मौतों की खबर की तस्दीक की है। उधर इसराइली अखबार द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक जाफा और होलोन में हुए 2 कार बम धमाकों में कम से कम 2 इसराइलियों की मौत हुई है। ये खबर अपडेट हो तो शायद मरने वालों की तादाद भी बढ़ जाए। जाफा के धमाके में एक 6 साल का बच्चा ज़ख्मी हुआ है, अस्पताल ले जाया गया उसे। इसके अलावा जाफा के ब्लूमफील्ड स्टेडियम के करीब एक तीसरी कार की भी जांच की गई, लेकिन बाद में बम स्क्वाड ने कहा कि वहां कोई गैर मामूली चीज़ नहीं मिली। यानी कई कारों की तलाशी और डर खौफ का माहौल ये सब जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली पुलिस फ़िलहाल इन धमाकों की जांच कर रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इन धमाकों का ताल्लुक गैंग वॉर या इंतकामी कार्रवाई से हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी ग्रुप ने इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है। बाहर का भी कोई हाथ नहीं बताया जा रहा है, जांच जारी है। सऊदी अरब से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। 28 जून की शाम आई रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सऊदी अरामको का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें सवार 14 सऊदी शहरी मारे गए। ख़ास बात यह है कि यह हादसा ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान अमेरिका की जंग के बाद गल्फ़ में ऑयल शिपमेंट का दबाव लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरामको का हेलीकॉप्टर गल्फ़ के साहिल पर मौजूद रस तनूरा इलाके में क्रैश हुआ है और दोपहर से शाम के दरमियान ये क्रैश हुआ है 28 जून को। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 14 सऊदी शहरी मारे गए। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने यह बताया कि हादसे की वजह जानने के लिए मुताल्लिका इदारे मिलकर काम और जांच कर रहे हैं। फ़िलहाल हेलीकॉप्टर के गिरने की वजह ऑफिशियली सामने नहीं आई है। दोस्तों, ये वही रस तनूरा ऑयल टर्मिनल है जहां अरामको ने 4 महीने तक रुके रहने के बाद सिर्फ 1 दिन पहले ही दोबारा कच्चे तेल की लोडिंग शुरू की थी। यहाँ भी ईरान की मिसाइलें आई थीं। ईरान और अमेरिका जंग की वजह से यहाँ काम लंबे अरसे तक ठप रहा था। हालांकि फ़िलहाल ऐसा कोई ऑफिशियल सबूत सामने नहीं आया है कि इस हेलीकॉप्टर हादसे का ताल्लुक किसी हमले या मिलिट्री कार्रवाई से था, वरना सऊदी अरब डायरेक्ट कह देता। अगर आप ये कहीं खबर सुने कि फ़लाने की मिसाइल या ड्रोन से या किसी तीसरे शरारती की ड्रोन और मिसाइल से जो है सऊदी का हेलीकॉप्टर गिरा और उस पर इल्ज़ाम आ गया, तो ये सब झूठ है। कोई टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ईरान से 2-3 बड़ी खबरें हैं, सुन लीजिए। ईरान अब मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी का बीड़ा उठाने के लिए अरब मुल्कों को साथ जोड़ने की अपील कर रहा है। अमेरिका के हमलों के जवाब में गल्फ़ के कई अरब मुल्कों में मौजूद अमरीकी मिलिट्री अड्डों पर मिसाइलें दागने के बाद अब ईरान ने उन्हीं अरब मुल्कों से एक अहम अपील की है 28 जून को। और 28 जून को ये हमले किए थे कुवैत पर भी और बहरीन पर। ईरान का कहना है कि आइए वेस्ट एशिया की हिफाजत हम सब मिलकर करें। जब तक इस रीजन की सिक्योरिटी किसी बाहरी ताकत के हवाले रहेगी अमेरिका के, तब तक ना आप महफूज रहेंगे और ना हम। 28 जून को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने इराक की दारुल हुकूमत बगदाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वेस्ट एशिया के तमाम मुल्कों को मिलकर एक नया रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। अब्बास अरागची ने कहा कि इस फ्रेमवर्क में रीजन के सभी मुल्क शामिल हैं। ये फ्रेमवर्क जो लफ्ज़ है इस पर गौर करिएगा, ये मिलकर इत्तिहाद की बात हो रही है। तो कहा ये रीजन के सभी मुल्क इसमें शामिल होंगे, अरागची ने कहा, और इसमें किसी भी बाहरी मुल्क की मौजूदगी या दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। अरब मुल्क होंगे, ईरान होगा।
अरागची ने कहा कि वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी का इंतज़ाम रीजन के मुल्कों को खुद करना होगा, क्योंकि बाहर की ताकतों की मौजूदगी ने इस पूरे इलाके में सिर्फ टेंशन और टकराव बढ़ाया है। अब्बास अरागची का ये बयान दोस्तों ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका के नए हमलों के जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत और रीजन में मौजूद अमरीकी मिलिट्री अड्डों को निशाना बनाने का आज ही दावा किया। दोस्तों, ईरान का ये पैगाम साफ दिखाता है कि वो अब गल्फ़ के अरब मुल्कों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई, अगर रीजन की सिक्योरिटी का ज़िम्मा रीजन के मुल्क खुद संभालें तो बाहरी ताकतों की दखल अंदाजी भी कम होगी, टकराव का ख़तरा भी कम होगा और अमन सुकून बरकरार रहेगा। आइए मिलकर देखते हैं। ईरान से आई दूसरी अहम खबर सुन लीजिए। ईरान ने अब सीधी लकीर खींचते हुए अमेरिका से पूछ लिया है, इसराइल से भी पूछ लिया है, आखिर वो कौन सी तारीख होगी, पूछा गया, कि जब इसराइली फ़ौज पूरी तरह लेबनान की ज़मीन छोड़कर बाहर निकलेगी। ईरान का ये सख्त रुख बता रहा है कि वो लेबनान में इसराइल की लगातार मिलिट्री कार्रवाइयों से बेहद नाराज़ है। उधर अमेरिका ने भी ईरान पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। ऐसे में ईरान अब खुलकर ये जता रहा है कि अगर लेबनान का मसला नहीं सुलझा तो हालात एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ जा सकते हैं और इसराइल पर भी मिसाइलें गिर सकती हैं। 28 जून को ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन इस्माइल बाकाई ने ये कहा कि 18 जून को हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के यानी MOU के आर्टिकल 1 पर पूरी तरह अमल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस आर्टिकल के तहत इसराइल को लेबनान में अपनी तमाम मिलिट्री कार्रवाइयाँ बंद करनी होंगी और कब्ज़ा किए हुए सभी लेबनानी इलाकों से बिना शर्त बाहर निकलना होगा। जबकि मुझे पता है आज भी हमले हुए हैं और इसराइली फ़ौजी भी मारा गया है। इस्माइल बाकाई ने कहा कि ईरान अब अमेरिका से ये भी डिमांड कर रहा है कि वो इसराइल की या इसराइली फ़ौज की वापसी का एक साफ टाइम टेबल जारी कराए, ताकि ये मालूम हो सके कि किस दिन और किस तारीख तक इसराइली फ़ौज लेबनान की ज़मीन पर मौजूद नहीं रहेगी, यानी लेबनान की ज़मीन पूरी तरह से खाली कर देगी। उन्होंने कहा कि ईरान शुरू से ही ये कहता आया है कि जिस तरह ईरान के ख़िलाफ़ जंग रोकने की बात समझौते का हिस्सा बनी, उसी तरह लेबनान के ख़िलाफ़ इसराइली जंग को रोकना भी उसी समझौते की बुनियादी शर्त है, तो मानते क्यों नहीं। ईरान ने अमेरिका को उसके वादे भी याद दिलाए और कहा कि अब वाशिंगटन की ज़िम्मेदारी है कि वो इसराइल को लेबनान से बाहर निकालने और हमले रोकने पर मजबूर करे। बताइए, अमेरिका को ईरान वादे याद दिला रहा है, दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं वादों के बावजूद। दोस्तों, ईरान का ये बयान साफ दिखाता है कि ईरान अब लेबनान के मसले पर पहले से कहीं ज़्यादा सख्त रुख अपना रहा है। अगर इसराइल ने लेबनान में अपने मिलिट्री एक्शन जारी रखे तो रीजन में टेंशन एक बार फिर फैल सकता है बड़े लेवल पर। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ अब एक बड़ा कानूनी मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने ईरान पर हमले करके ख़ुद अपने जंगी जुर्मों को, अपने वॉर क्राइम्स का इकरार कर लिया है और अब उनके ज़िम्मेदार लोगों को दुनिया की अदालतों तक घसीटा जाएगा। 28 जून को जारी अपने ताज़ा बयान में मुश्तबा खामनेई ने कहा कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान में आम लोगों, बच्चों और नौनिहालों को, या जो कहें कि बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए थे, नेसेंट बेबीज़, उन तक को निशाना बनाया है। इसलिए इन वॉर क्राइम्स के ज़िम्मेदार लोगों को कानून के कटघरे में लाना ज़रूरी है। खामनेई ने कहा कि ईरान की अदालतें और इंटरनेशनल अदालतें दोनों जगह इन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे चलाए जाने चाहिए और इन जुर्मों के ज़िम्मेदार लोगों को इंसाफ के सामने लाया जाना चाहिए। मुश्तबा खामनेई ने कहा कि ज़ालिमों को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनके गिरेबान तक पहुंचना चाहिए और उनके लिए सज़ा का इंतज़ाम करना चाहिए। उन्होंने अपनी बात को इमाम हुसैन की कुर्बानी से जोड़ते हुए कहा कि ईरान का रास्ता वही है जो करबला में जुल्म के ख़िलाफ़ इमाम हुसैन ने दिखाया था। उन्होंने कहा कि जुल्म के सामने झुकना नहीं, बल्कि उसके ख़िलाफ़ आखिरी दम तक खड़े रहना ही आशूरा का सबसे बड़ा पैगाम है। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर का ये बयान अहम है और ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और इसराइल के साथ टेंशन अब भी बरकरार है और दोनों तरफ से एक दूसरे पर वॉर क्राइम्स के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ख़ासतौर से ईरान की तरफ से। और सोचिए, समझौते के बीच जब किसी सामने वाले को वॉर क्रिमिनल बुलाया जाए और उसे कहा जाए कि तुम्हें अदालतों में हम घसीटेंगे, तो समझ आ जाता है कि माहौल अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।